पेपर लीक वालों की, जिनकी वजह से बीत जाती है उम्र बेरोजगारों की नौकरी पाने। कानून बनेगा, इसी सत्र में लाया जाएगा। बेरोजगारों को बताया जाएगा कि देखिए ताउम्र उनको सलाखों में डाल देंगे जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। कानून पहले भी है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और 10 करोड़ तक की पेनल्टी है। लेकिन पेपर लीक कानून आने के बाद भी लीक हुए हैं, तो क्या वाकई में कानून का डर नजर नहीं आया? और क्या उम्र कैद का डर पेपर लीक गिरोह के हौसले को तोड़ देगा? हालांकि सरकार ने पेपर लीक वालों के मकान तोड़कर भी उनके हौसले तोड़ने की कोशिश की। अब सवाल एक और है, अध्यादेश आएगा, मान लेते हैं कानून भी बन जाएगा, तो क्या चुनाव से पहले कोई परीक्षा है जो होनी है और जिसके लीक होने का खतरा है? क्योंकि ये कानून बनने के बाद पुराने मामलों में तो ये लागू नहीं होगा। अब जो नए पेपर लीक से जुड़े गिरोह के सदस्यों के अलावा जो छात्र पकड़े जाएंगे, उन पर यह कानून लागू होगा। तो क्या सख्त कानून का सख्त संदेश है? और क्या लीक से लॉकअप तक की कहानी गिरोह को डरा पाएगी? आज बात इसी मुद्दे। क्या वाकई में लीक से लॉकअप तक के सफर के बीच में बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी नेता शैलेंद्र भाई जी, वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी। ए.के. जैन साहब, शुरुआत आपके साथ। ये तो पहले स्पष्ट ही कर दीजिए कि भाई ये कानून जब भी मूर्त रूप लेगा, उस तारीख से पहले के मामलों पर यह लागू होगा या नहीं होगा? देखिए, आपराधिक कानून हमेशा भविष्यवर्ती होता है, अर्थात जिस दिन कानून प्रभाव में आएगा उस दिन के बाद जो अपराध होंगे उन पर लागू होगा, पहले के अपराधों पर ये लागू नहीं होगा। परंतु विजेंद्र जी, आपने एक बात कही थी कि सरकार ने पेपर माफियाओं के घर तोड़कर एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है। सरकार जो 2022 में कानून लाई उसमें तो घर तोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है जी, परंतु फिर भी घर तोड़कर हौसले तोड़े गए। इसका मतलब कि सरकार के पास एग्जिस्टिंग कानूनों में पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं जिनका उपयोग कर कर ऐसे माफियाओं को तोड़ा जा सकता है। परंतु ऐसा लगता है कि कानून का उपयोग नहीं करने से माफिया पनप रहे हैं। और 2012 करने का प्रावधान, देखिए, जब कानून बनाया गया था, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आरोपी की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है, ठीक है, तो फिर 2002 के कानून में आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने का प्रावधान क्यों नहीं रखा गया? क्यों इस बात का इंतजार किया कि 20 साल की लंबी प्रक्रिया से निमटने के बाद, निकलने के बाद, गुनहगार होने के बाद क्यों डेजिग्नेटेड कोर्ट आज तक नहीं बनाई गई? क्यों अटैचमेंट की कार्रवाई नहीं की गई? ये कुछ यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब भी अथॉरिटीज को देना पड़ेगा। प्रतीक हो सकता है जवाब दे दें। सिर्फ कानून लागू करने से ही कुछ नहीं होता। कानून, कठोर कानून अच्छी बात है। ठीक है, हमारे यहाँ तो कई ऐसे केस है जिसमें फांसी तक का प्रावधान है, थोड़ी ना अपराध रुक जाते हैं। प्रतीक, देखिए, जो पेपर लीक का जो मसला है वो पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त है। चाहे आप हमारे पड़ोसी राज्यों की गुजरात की बात कर लीजिए, 26 पेपर लीक हुए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, 17 पेपर लीक हुए, हरियाणा की बात कर लीजिए, उत्तराखंड में तो हमने देखा किस तरीके से छात्र रास्ते पे आ गए थे पेपर लीक के लिए और वहां की जो सरकार है उन्होंने उन पर लाठियां बरसाई। अब मैं राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान में जो कानून पिछले साल लाया गया था, उसके बाद में आप देखिए कि जो परीक्षा जब हुई थी, उसके जो मुख्य आरोपी हैं भूपेंद्र सारण, उसको गिरफ्तार किया गया। 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी है और अब जो मामला है पूरा वो कोर्ट के अंदर है। नया कानून नहीं है। पुराने कानून में जो सजा का जो प्रावधान था 5 से 10 साल का, उस सजा के प्रावधान को बढ़ा करके उम्र कैद का किया जा रहा है। तो सख्त संदेश देने की कोशिश है कि आप मान जाइए, अगर नहीं मानेंगे तो फिर फांसी करके छोड़ दीजिए।
नहीं तो आप कानून तो बनाने ही पड़ेंगे और सख्त कानून बनाने पड़ेंगे और उस कानून के तहत कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। आप मुझे बता दीजिए, पिछली सरकार के अंदर वसुंधरा राजे जी की सरकार में आरएस का पेपर लीक हुआ, आरजेएस का पेपर लीक हुआ, किसके खिलाफ कार्रवाई की? ये मेरे पास में 2000। अच्छा आप बता दीजिए, नहीं आप बता दीजिए भाई, हमने तो पकड़ा ना दो, आपको मैं तो 2 लोग अभी नामजद बताए, आपने ये नामजद मेरे को बता दें किनके खिलाफ है। 2016 का एक ये मेरे पास में पेपर की कटिंग है 2016 की, कि 8-8 लाख रुपए लेकर के 80 थानेदार बनाए गए थे और 2015 में इसका खुलासा हो गया था। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप ही बताइए, बाबूलाल कटारा तक पहुंच गई जांच, बाबूलाल कटारा से आगे पहुंची कहीं? देखिए, बाबूलाल कटारा तक पहुंची और बाबूलाल कटारा से अगर आगे कोई सम्मिलित होगा उस तक भी पहुंचेगी। और जब ईडी यहां पे आकर के कार्रवाई की तो उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिनको हम राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा था। तो मतलब राजस्थान की पुलिस सही डायरेक्शन में कार्रवाई कर रही है और आप देखिएगा कोर्ट के द्वारा सख्त से सख्त सजा दिलवा के रहेगी राजस्थान की सरकार। शैलेंद्र भाई जरा बताइए, इसका सपोर्ट करोगे विधानसभा के अंदर? और होना भी चाहिए भाई, उम्र कैद की अगर किसी को सजा मिल रही है, जो उम्र बिता देते हैं बेचारे परीक्षा की तैयारी में और बाद में ठगा सा महसूस करते हैं, उनको कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए। विजेंद्र जी, आप देखिए, जब ये पिछले साल कानून लाया जा रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी ने सदन में कहा था ये कमजोर है, इसमें आपने कमियां छोड़ दी हैं और जो प्रावधान किए गए हैं सजा के और संपत्ति अटैच करने के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तमाम जो प्रावधान थे वो कमजोर थे। आज वो साबित होते दिख रहे हैं। आप देखिए, अब 3 महीने का कार्यकाल बचा है गहलोत सरकार का और आप 1 करोड़ से अधिक राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के खून के आंसू को पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने पहले तो सारे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के आकांक्षाओं, आशाओं, सपनों को चकनाचूर कर दिया, उनके भविष्य को बेच दिया, करोड़ों रुपए का लेन देन हो गया, धंधा हो गया, आपने संरक्षण दिया और अब आप कठोर कानून की बात करते हो। आप लाइए कानून। अगर आप 3 साल पहले 4 साल पहले कानून लाते, आप अपराधियों पे कठोर कार्रवाई करते तो पेपर लीक नहीं होता। और मैं चैलेंज करता हूं, सुनिए प्रतीक जी, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए 5 पेपर भी बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के समय के 5 पेपर बताइए आप। मैं आपको 16 पेपर गिराऊंगा आपके। सुनो, अब पहले देखिए डिबेट मर्यादा के साथ, मैं आप 5 पेपर बता दीजिए। आप तो 2 बता रहे हो, मैं आपको बताऊं, कांस्टेबल भर्ती 2 बार लीक हुई, लाइब्रेरियन, जेईएन, उत्तर प्रदेश में टीटी का पेपर लीक हुआ और भाजपा विधायक का भाई उसके अंदर मुख्य आरोपी है। पता है कि नहीं पता आपको? बीजेपी एमएलए का जो भाई है वो मुख्य आरोपी है उत्तर प्रदेश में। ये पता है कि नहीं पता आपको? इसमें कोई अधिकारी कर्मचारी नेता नहीं है। आप बताइए कहां पे कानून बनाया आपने? 2020 में कांग्रेस। अरे आप बताइए ना मुझे, पड़ोसी राज्यों में कौन से राज्य में कानून बना दिया आपने? भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, जितने भी इंटरव्यू और 2 नाम बता दीजिए पिछली वसुंधरा जी की सरकार में जिनके खिलाफ कार्रवाई की हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे आप देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड हो, इनकी विश्वसनीयता खत्म कर दी है। अच्छा शैलेंद्र भाई जरा बताइए, हबीब गौरान पर चार्जेस क्या थे? शैलेंद्र भाई, हबीब गौरान पर चार्जेस क्या थे? हबीब गौरान पे चार्जेस थे, उसको भी कांग्रेस की सरकार ने अरेस्ट किया था, अरेस्ट पेपर लीक का। आप देखिए उसके बाद अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको अरेस्ट किया था, कांग्रेस ने अरेस्ट नहीं किया था। अरे तो सर वही तो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना कि भाई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने कहा कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं बस इन्वॉल्वमेंट काउंट करा रहा हूँ आपको। आप कहेंगे तो पेपर लीक की लिस्ट भी बता दूंगा। अरे सुरेश ढाका कहाँ है, लाइए ना, कहाँ है? जीपी जारोली से पूछताछ नहीं की। अरे आपके राजीव गांधी स्टडी सर्किल, ठीक है सर उपेन, मुझे याद है कि भाई उम्र कैद की वाकई में विधानसभा में मांग उठी थी कि उम्र कैद होनी चाहिए। आपने भी कई बार मांग उठाई कि उम्र कैद होनी चाहिए। आपको लगता नहीं कि आते आते बड़ी देर हो गई सरकार? देखो देर तो हुई है, लेकिन मैं तो बीजेपी के नेता से, कांग्रेस के नेताओं से हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा। मैं युवाओं का दर्द जानता हूं, कर्जा लेकर बेटे और बेटियों को पढ़ाते हैं, खून के आंसू रोते हैं, राजनीति कर रहे हैं। आप कहिए, कांग्रेस के नेता कहिए कि इसमें कोई कमी है तो हम मिल बैठकर कमियों को दूर करेंगे। आप वहां नाटक करने की आवश्यकता नहीं है, युवाओं के भविष्य के साथ खेलने की आवश्यकता नहीं है। दोनों एक जगह बैठिए, बचाइए राजस्थान के युवाओं का भविष्य। और अभी बीजेपी के पाले में राष्ट्रपति के पास अनुमोदन होने के लिए जाएगा। आप सबको युवाओं का भविष्य को बचाना होगा और पेपर लीक माफिया को खात्मा करना होगा। एक दूसरे की टांग मत खींचिए। युवा रोता है और साथ में जाता है, आत्महत्या करता है, तो हम सबको मिलकर इन पेपर लीक माफिया का खात्मा करना होगा। प्रदेश की जनता, उनके माँ बाप, लाखों युवा इस लाइव को देख रहे हैं। हमें टांग नहीं खींचना, हमें एकजुट होना होगा। कानून आ रहा है तो मैं स्वागत कर रहा हूं। चाहे केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार पूरे देश के लिए कानून लेके आती है तो सबसे पहले उपेंद्र यादव धन्यवाद देगा, बेरोजगार महासंघ धन्यवाद देगा, और आज भी मुख्यमंत्री जी को हमने धन्यवाद दिया और मैं पुनः धन्यवाद दूंगा। जहां अच्छा काम होगा धन्यवाद देंगे, जहां विरोध होगा, चाहे लखनऊ हो चाहे गुजरात हो, सबसे पहले विरोध भी करते हैं और लाठियां दिखाते हैं। भैया पुरानी जितने भी पेपर लीक हो चुके हैं और उनके जितने भी आरोपी हैं
जिनके मकान तक तोड़े गए उन पर तो ये कानून लागू होगा नहीं। अभी कितनी परीक्षाएं बची हैं चुनाव से पहले? विजेंद्र जी, सवाल यह है कि जो कानून आया था, जब वो कानून आने के बाद 3-4 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ जी, हमने सवाल उठाए, डिबेट में भी सवाल उठाए कि इनकी संपत्ति जब्त करिए, इनको 10 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। जवाब हमें मिला कि इसमें समय लगता है, न्यायालय में मामला लंबित है। तो हमने मांग की कि ऐसा कानून लेकर आए जिसमें जमानत नहीं, वो सड़े, और जब तक वो उम्र कैद की सजा हो तब तक बुलडोजर चलाइए, संपत्ति जब्त करिए, उनकी कमर तोड़िए। इसलिए हमने कानून की मांग की है और कानून आ गया। सरकार कोई सी भी चुनाव में कोई सा भी नतीजा है, कानून तो आ गया ना, तो क्या इसकी पालना होनी चाहिए ना। क्या इसमें गैर जमानती धाराएं हैं? ये तो हम मांग कर रहे हैं ना, ये तो सरकार को करना चाहिए। हम तो चाहते जमानत नहीं हो, हमने तो राजभाषा राष्ट्रपति की मांग कर रहे थे। प्रावधान कर दिया, क्या ये गैर जमानती है कि जिस दिन आरोप किसी पर लगेंगे और उसके अगेंस्ट प्राथमिक तौर के जो भी सबूत होंगे वो गैर जमानती धाराओं में अंदर जाएगा और जब तक कि प्रूव ना हो जाए, वो निर्दोष ना हो जाए, बाहर नहीं आएगा? देखिए, आगामी सत्र के अंदर विधानसभा में इस कानून का प्रारूप रखा जाएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि बिल्कुल गैर जमानती धाराएं उसमें लगेगी अगर उसके खिलाफ कोई भी पर्याप्त सबूत मिलेंगे तो। और अगर सबूत मिलेंगे तो गैर जमानती धाराओं के अंदर जाएगा। अभी शैलेंद्र जी बोल रहे थे कि आप मुझे पेपर लीक गिना दीजिए, मैं गिनाता हूं। आरएएस भर्ती में 2013 में पेपर लीक हुआ, कांस्टेबल भर्ती 2018, लाइब्रेरियन भर्ती 2018, आरपीएमटी 2014, एलडीसी भर्ती 2013। 2 नाम लेकर के मुझे बता दें शैलेंद्र जी जिनके खिलाफ कार्रवाई की हो और जो जेल के अंदर हो। आज मैं सिर्फ 2 नाम के पूछ रहा हूं कि मुझे 2 नाम बता दीजिए जिनके खिलाफ कार्रवाई की है। आपने देखा, अब ये देखिए, अभी 2 नाम बताइए, 2 नाम, ये छुटपुट है। आरएएस का पेपर लीक हो गया, आरजेएस का पेपर लीक हो गया, कांस्टेबल का पेपर लीक हो गया, एलडीसी का पेपर लीक हो गया। 2 नाम नहीं बता पा रहे क्योंकि कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में मैं आपको ये खबर बता रहा हूं 2016 की, 8-8 लाख रुपए लेकर के और कांस्टेबल से थानेदार बना दिया। ये देखिए आप, ये देखिए 2016 की खबर है ये शैलेंद्र जी, देखिए 2016 की खबर है और कोई चार्जशीट नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए किस तरीके से आप अपनी बातों में फंस रहे हैं। आप मुझे 2 नाम नहीं बता पा रहे और आप विजेंद्र जी आप पूछ लीजिए 2 नाम बता दीजिए जिनके खिलाफ कार्रवाई की हो। शैलेंद्र भाई, आपने ये कहा कि 5 पेपर गिना दीजिए जो आपके टाइम में लीक हो, प्रतीक ने गिनवा दिए। अब वो कह रहे हैं नहीं, अब वो ये कह रहे हैं, अरे भर्ती परीक्षा तारीख बता दूं, तारीख बता देता हूं। आरएएस भर्ती पेपर 11 जून 2014 को जारी किया गया था। 11 जुलाई 2014 को पेपर लीक हुआ। कांस्टेबल भर्ती 2018 ये लीक हुआ, लाइब्रेरियन भर्ती 2018 लीक हुआ, आरपीएमटी 2014 लीक हुआ और 2 नाम नहीं गिना पा रहे। ये बिल्कुल यहाँ पे झूठी बातें करके जाते हैं और फालतू की बातें करते हैं। राजनीतिक संरक्षण दिया विजेंद्र जी 2 नाम जिनके खिलाफ कार्रवाई की। आज आप जो कह रहे हो, शैलेंद्र जी भाई, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, गिनाइए ना, 2-4 नाम तो गिनाइए जिनको आपने सलाखों में डाल दिया। अरे ऐसा हुआ ही नहीं था ना, ऐसा हुआ ही नहीं है, जेल में कोई गया ही नहीं है, यही तो बात है। उनको पेपर उसी समय उन सेंटरों को रद्द कर दिया और पेपर हुआ। अगर ऐसी घटना होती, इशू नहीं है कि किसके सरकार में कितने पेपर लीक हुए और कितने सलाखों में गए। मेरा मामला यह है कि भाई ये कानून आने के बाद क्या पेपर लीक होंगे या नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई 2013 से 18 के बीच में पेपर तो कई लीक हुए, सलाखों में कौन कौन पहुंचे थे और क्या इतना कठोर कानून था? देखो, उस समय जेल प्रेरी 2016, राजस्थान पुलिस 2018, कई भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक हुए थे। तभी तो हमने कांग्रेस पे विश्वास किया, समर्थन दिया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आएगी, कुछ बदलाव आएगा। क्योंकि पेपर लीक में माफिया आज के नहीं है, ये पनपे हुए बहुत दिनों से दीमक की तरह, ये सिस्टम में दीमक की तरह चिपक चुके हैं। इनको उखाड़ के फेंकना होगा। मैं तो पहले शुरुआत डिबेट की यहाँ से कहता है, हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, टांग खींचने की आवश्यकता नहीं है। उनके माँ बाप रोते हैं, अवसाद में जा रहे, आत्महत्या करें, तो उनके दर्द को बांटना होगा। हम सबको मिलकर एक जगह बैठना होगा। दिमक कहेंगे तो दिमक तो आरपीएससी के अंदर तक पहुंची हुई है। आरपीएससी भाई पेस्टिसाइड क्या वाकई में सिर्फ एक कटारा पर कार्रवाई करके पेस्टिसाइड कर दिया गया? मैं इसका जवाब दे रहा हूं। जब आरपीएससी में घूसकांड प्रकरण आया, एक सदस्य का नाम आया, जब हमने आवाज उठाई, यदि उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते तो ये कटारा युवाओं के हाथ में कटोरा देने का काम नहीं करता, क्योंकि उस समय कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई करनी होगी। हम अपनी इज्जत के खातिर मामले को दबा देते कि हमारी साख गिर जाएगी, हमारी इज्जत गिर जाएगी, लेकिन युवाओं के सपनों को बेचने का काम ये कर रहे हैं। सुरेश डाका का नाम पहले आया रीट में और उसको बचा दिया गया और फिर सेकंड ग्रेड में बड़ा कांड कर गया। हम सबको मिलकर इसका खात्मा करना होगा, उनको उखाड़ फेंकना होगा। इसलिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से हाथ जोड़कर युवाओं के सपनों की भीख
मांग रहा हूं कि आप एकजुट हो जाइए। जो कमियां है विधानसभा में, जो कानून आ रहा है, आप बताइए, आप जाइए, एक साथ बैठिए और उसका रास्ता निकालिए। ऐसा नहीं कि टांग खींचते रहे, इसमें ये कमी होगी, इसमें ये कमी होगी, क्योंकि नहीं, युवा रो रहा है, अवसाद में है। इस कानून का आप समर्थन करिए, जो कमी है विपक्ष दूर करे, पक्ष बैठे और इन खात्मा करने के लिए आप सबको मिलकर आगे आना होगा। भाई शैलेंद्र जी तो कह ही रहे ना कि राजेंद्र राठौड़ ने पिछली बार भी बताया था, तो यही इसमें कुछ कमियां हैं, कांग्रेस से कह रहा हूं ना, उनको बुलाए पहले। एक साल हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस वालों को बुला लीजिए, कांग्रेस की गहलोत सरकार ने बुला लीजिए, बुला दिए। हम आपके साथ खड़े हैं और हमारे अच्छा अच्छी चीज का स्वागत नहीं करे, हम मांग कर रहे थे। अगर कोई कमी होगी वो तो बताएंगे ना। तो यही तो मैं कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं शैलेंद्र जी, यही तो कह रहा हूं मैं। आप समझने की कोशिश मत करिए, यही तो कहा, आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, आप समझने की कोशिश करिए, युवाओं को भटकना अजय आप समझने की कोशिश, आपके लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को पहले बुला ले, जो बैठ के कमियां नहीं निकाले, आपको बुलाए, आप बैठ के करें, ये कह रहा हूं मैं। आपका विरोध नहीं कर रहा, मैं इनका विरोध कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन एक जैन साहब, भाई बात ये आ रही है कि क्या वाकई में गैर जमानती हो सकता है? अगर ये कानून उम्र कैद के साथ का है तो क्या गैर जमानती भी हो सकता है? और अगर गैर जमानती होता है तो मैक्सिमम कितने वक्त तक बिना जमानत के बैरक में रखा जा सकता है? देखिए, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान का मतलब ही गैर जमानती अपराध होना होता है, पर गैर जमानती अपराध का मतलब सिर्फ ये होता है कि एज अधिकार पुलिस उसको जमानत पर रिहा नहीं कर सकती। न्यायालय को ये शक्तियां प्राप्त है कि केस की परिस्थितियों को देखते हुए, ये देखते हुए कि ट्रायल में टाइम लग रहा है, किसी भी व्यक्ति को जमानत पर दे दे। कुछ मामलों में जरूर ये प्रावधान किए गए हैं कि जब तक लोक अभियोजक को नहीं सुना जाए या जब तक ऐसी एविडेंस, जैसे उपाय अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में है और कुछ और कानूनों में है, या जिसमें पेट्रोलियम एक्ट में है, कि वहाँ जब तक मुलजिम ये नहीं बताए कि भाई उस पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टिया इतने मजबूत नहीं है और बेबुनियाद नहीं है, तब तक उसको जमानत नहीं दी जा सकती। इस मामले में निश्चित रूप से कठोर कानून आ रहा है, स्वागत होना चाहिए, पर कानून का इम्प्लीमेंटेशन और साथ में इमीडिएट रिलीफ, डेजिग्नेटेड कोर्स आज तक क्यों नहीं बनी? प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून में जब्त की बजाय आपने अटैचमेंट के प्रावधान क्यों नहीं किए? क्यों नहीं ये टाइम फ्रेम फिक्स किया जाता है कि ऐसे मामलों की सुनवाई 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने के अंदर तय कर दी जाए? फास्ट ट्रैक कोर्स को क्यों नहीं लगाया जाता? ये कुछ बातें हैं जो होनी चाहिए, ताकि वास्तव में उपेंद्र जी की बात सही है कि सबको बैठ के प्रतीक वाकई में जेन्युइन इशू है। भाई आप गैर जमानती कर दीजिए, आप इसको उम्र कैद कर दीजिए, आप इसको फांसी की सजा में चेंज कर दीजिए। अगर ये ट्रायल 20-20 साल 25-25 साल चलते रहेंगे तो कोई तर्क निकलेगा नहीं। एक जैन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी प्रावधान ले आइए ना कि जो भी पेपर लीक में पकड़ा जाएगा वो सीधा फास्ट ट्रैक में जाएगा और विद इन 4 मंथ 6 मंथ उस पर फैसला देना पड़ेगा। बिल्कुल एक ही जैन साहब ने अच्छी बात उठाई है और शैलेंद्र जी बोल रहे हैं कि कानून में कमी रही है, तो आप मुझे टीवी के सामने बता दीजिए कि क्या कमी रही है। अगर हमें कमी लगेगी तो हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल, जो आने वाला विधानसभा का सत्र है उसके अंदर उम्र कैद का प्रावधान तो कर ही रहे हैं, और उसके अलावा भी अगर कोई चीज हमें कमी लग रही है कि कोई, जैसे उपेंद्र भाई बता रहे थे, और कुछ इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है तो उसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन आप फालतू बातें मत कीजिए। राजेंद्र जी ने बोला था कमी, अरे कमी बताइए ना, आप कैमरा चालू है, अब यहां बता दीजिए क्या कमी है, बताइए, और मैं फिर आपको मैं पूछ आपके चैनल के मार्फत इतने सारे कि पुराने कानून में कमी नहीं है तो फिर ला क्यों रहे हैं? सिर्फ सजा का जो इंप्लीमेंटेशन है, जो 5 से 10 साल का था, उसको बढ़ा करके उम्र कैद की जा रही है। उसके अलावा उपेंद्र भाई ने कुछ बताया कि ये गैर जमानती धारा में होना चाहिए, तो एक जैन साहब ने बता दिया कि गैर जमानती धाराओं में ही होगा। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के मार्फत से पुनः पूछता हूं, जो इतने सारे पेपर लीक हुए, भूपेंद्र सारण पहली बार अभी 2022 में पेपर लीक नहीं किया, 2013 के समय में भी जीएनएम में जो भर्ती घोटाला हुआ था उसके अंदर भी था, तो इनकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और फिर मैं पूछता हूं, इतने सारे मैंने गिनाए पेपर, आरएएस की भर्ती हो चाहे आरजेएस की भर्ती हो, 2 नाम नहीं गिना पा रहे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं था, किसी के खिलाफ कार्रवाई होती ही नहीं थी, कोई जेल जाता ही नहीं था। ये सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में, अब आप देखिए, सब छुपते फिर रहे हैं और 200 से ज्यादा जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं, और फिर ये नया कानून ला करके अब उनको ताउम्र जेल के अंदर सड़ाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। नहीं, पहले प्रतीक जी, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग पहले भी उठाई थी, इस पर संज्ञान में आपको अभी भी तत्काल लेना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ सजा का जो है तत्काल उसकी घोषणा हो, उनको उपेंद्र जी, आपका जो सजेशन है वो बिल्कुल वेलकम है, और जब आएगा तो वो पूरे राजस्थान में वायरल हुई है फोटो
कि कई आरोपी जो पेपर लीक किए हैं वो जमानत पर बाहर निकले और फिर ना जाने किस किस प्रोग्राम में किस किस नेता के बिल्कुल साथ आप सही बात कह रहे हैं। मेरे पास में एक खबर पड़ी है, ये यहाँ पे जगदीश बिश्नोई है, 2011 से लेकर के और 2017 तक कई पेपर लीक के अंदर निलंबन में था और टीचर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भाजपा की सरकार इसी तरीके से रही है भाई, ऐसे काम हुए हैं। आपकी भी सरकार में हमारी सरकार के अंदर अगर आप कोई बता दीजिए, चाहे ईडी भी आकर के इन्वेस्टिगेशन कर गई है, एसटीएफ भी कर रही है, एसटीएफ बना दिया, कोई भी इस तरीके का कांग्रेस पार्टी या नेताओं से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं है। अभी मैंने बताया यूपी में टीईटी का पेपर लीक हुआ, जो मुख्य आरोपी है वो भाजपा विधायक का, पूरे देश में भाई आप बताइए। विजेंद्र जी, मैं प्रतीक जी को एक सुझाव दे रहा हूं। सुझाव ये दे रहा हूं कि अधिकतर आप देख लीजिए पेपर लीक में कर्मचारी पाए जाते हैं। अभी हाल ही में 2-3 को इन्होंने बर्खास्त किया, लेकिन शिक्षा विभाग और तमाम विभागों में 150 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी जो पेपर लीक में निलंबित है, गर्भित है, आधी सैलरी, उनको बर्खास्त करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनकी संपत्ति जब्त करिए। ये करना होगा। अधिकतर देख लीजिए जो चप्पलों वाला जो मामला आया था वो भी कर्मचारी था, नहीं, वो भी सरकारी कर्मचारी। आपका जो सुझाव है वो वेलकम है और उनके खिलाफ कार्रवाई आएगी। बिल्कुल। अब बताइए कटारा की संपत्ति जब्त की क्या? देखिए कटारा की जो है वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, आपको विश्वास दिला रहा हूं। और आपने देखा है पिछले दिनों भी कि किसी का कोचिंग सेंटर और किसी का घर हमने तोड़ा है। तो आप इस तरीके पहले 2018 से पहले तोड़ा गया है वो आप भी जानते हो, अतिक्रमण की वजह से तोड़ा गया, चाहे कहा कुछ भी जाए। 2018 से पहले ऐसा देखा था कि आपने क्या अतिक्रमण की वजह से या किसी की वजह से भी होता है? मैं कह रहा हूं भाई कटारा को पकड़े कितने महीने, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, और ईडी ने भी उसके लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना। इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, उसकी भी संपत्ति जब्त की जाएगी, तोड़ी जाएगी, बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन फिर मैं शैलेंद्र जी से पूछ रहा हूं कि 2013 से 2018 के समय 5 वर्ष में आप मुझे 2 कार्रवाई बता दीजिए, 2 आदमियों का नाम बता दीजिए जिनको सलाखों में भेजा हो, जिनकी संपत्ति कुड़ की हो, जिनके बुलडोजर चलाए हो। 2 आदमी पूछ रहा हूं इस बार। मुझे लग रहा है शैलेंद्र भाई बता देंगे। शैलेंद्र भाई कह रहा हूं ना कि हमारे टाइम में ऐसी पेपर लीक माफिया नहीं बनने दिया था जो आज स्थिति बना दी। जवाब नहीं है, जवाब बोल रहे हैं, जवाब नहीं है इनके पास में। कटारा 2020 में नियुक्त हुआ था ना, तो 2020 के बाद जितनी जवाब तो बताइए पहले, जवाब तो बताइए। आप मांगने लायक ही नहीं हो, आप बताइए, जवाब तो दीजिए। 2013 से 2018 में क्या कार्रवाई की है? अरे 2013 से 2018 तक कितने कार्रवाई की बताइए। कानून क्यों ला रहे हो? आप बता नहीं पा रहे हो, आप क्यों नहीं लगा पाए? आप बता नहीं पा रहे हो शैलेंद्र जी। खून के आंसू रुला दिए। अच्छा शैलेंद्र जी, मुझे देश का, मुझे शैलेंद्र भाई, मुझे देश का एक राज्य बता दीजिए। शैलेंद्र भाई, मुझे देश का एक राज्य बता दीजिए जहां बीजेपी की सरकार और पेपर लीक नहीं होते हो। देखिए चलिए बता दीजिए कोई पैमाने पे, मैंने आपको फिर कहा है। और अगर पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे हुआ है, तुरंत कार्रवाई नाम बताइए, कार्रवाई गिनवाइए ना, बताइए ना कार्रवाई, आप बताइए तो सही कार्रवाई। 5 साल पहले आप रिकॉर्ड देख लीजिए ना, आप लेके आते ना रिकॉर्ड, गूगल खोलिए, आपके पास खोलो, आप आपके पास मोबाइल खोल लो, आप अभी चलिए मोबाइल खोल के बता दीजिए। बड़े अरे शैलेंद्र जी मोबाइल खोल के देख के बता दीजिए, भविष्य को बेच दिया। चलिए छोड़िए, क्योंकि हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं अच्छे सुझावों के साथ। उपेंद्र, मैं आपसे 2-3 सुझाव चाहूंगा, क्योंकि भाई ये पेपर लीक के ऊपर जो कानून आ रहा है, उम्र कैद की सजा हो रही है, हो सकता है कि चुनाव के बाद या अगले 2 साल तक इसमें कोई बदलाव ना हो। तो क्या क्या इसमें होना चाहिए? देखो, राजनीति नियुक्ति आप रोक लगनी चाहिए। यूपीएससी की तरफ से सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति होनी चाहिए, चाहे आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो। इसका अलावा नियम को धरातल पे लागू होना चाहिए। जैसे 10 साल की सजा का प्रावधान था संपत्ति जब्त करने का, तो किसी वो कानून आने के बाद आपने देखा होगा 3-4 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ, यदि लागू होता तो उनमें डर होना चाहिए था। जहां सबकी होनी चाहिए, कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। इस कानून को लागू करने के लिए मैं तो अपील कर रहा हूं कि बीजेपी वालों से भी कांग्रेस वाले कहें कि आप बता दीजिए क्या सुझाव है, मिलजुल कर इसको पास करें। अभी क्या सुझाव है? सुझाव फास्ट ट्रैक कोर्ट की हम मांग कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग हम कर रहे हैं कि वो भी बनाई जाए, इस कानून को तत्काल लागू किया जाए। और केंद्र सरकार भी साहब, क्या ये संभावित है कि भाई विधानसभा से इस कानून के अंदर ये डाल दिया जाए क्लोज की जितने भी पेपर लीक से जुड़े मामले होंगे वो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए ही सुने जाएंगे और निर्धारित समय के अंदर उनको क्लोज करना पड़ेगा? निश्चित रूप से विधानसभा इस तरह के कानून बता सकती है कि कितनी समयावधि में ये प्रकरण निस्तारित कर दिए जाएंगे, और फास्ट ट्रैक कोर्ट से इमीडिएटली जैसे ही केसेज आएंगे, एक पर्टिकुलर नंबर के केसेज होते ही तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट क्रिएट कर दी जाएगी। और उसके साथ साथ अपील और अपील दर अपील का जो प्रोविजंस है उसको भी हटाया जाए और उसका भी टाइम लिमिट फिक्स की जाए। और उसके साथ साथ
प्रॉपर्टी जब्ती के साथ साथ प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई शुरू की जाए, जो मुकदमा दर्ज होते ही आरोपियों की प्रॉपर्टी जब्त, तो क्योंकि जब्त तो निर्णय के बाद होती है, उससे पहले उसको कुर्क कर लिया जाए, अटैच कर लिया जाए, ताकि लोगों में असर जाए कानून का। प्रतीक, दो चीजें डिमांड कर रहा है फर्स्ट इंडिया इस वक्त। भाई कठोर कानून है, वो कठोरतम होना चाहिए और मुख्यमंत्री की मंशा है, इसीलिए हम कह रहे हैं पहला फास्ट ट्रैक का प्रावधान डाला जाए और दूसरा संपत्ति को अटैच तब तक किया जाए जब तक कि वो निर्दोष साबित ना हो। देखिए बिल्कुल सही बात बोली और मुख्यमंत्री जी की शुरुआत से मंशा रही है कि कठोर कानून बनाया जाए, कठोर कानून लाया गया। अब उसके अंदर एज ए सजेशन हमारे पास आया कि उसको उम्र कैद करना चाहिए, वो भी लाए जा रहे हैं। और आपके जो सजेशन है, उपेन भाई के सजेशन है, या हम तो शैलेंद्र जी से ही बोल रहे हैं कि अगर आपके भी कोई सजेशन है वो वेलकम है, आप दें और उसको उस कानून के साथ लाया जाएगा, विधानसभा के अंदर लाएंगे। विधानसभा में तो आपके नेता बताएंगे कि क्या करना है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कठोर कानून कठोरतम हो, उसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? देखिए विजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात होती है उस कानून का इंप्लीमेंटेशन। अगर आपकी पुलिस प्रशासन, आपकी जांच एजेंसियां सही ढंग से काम करती, सही अपराधियों को पहले लगाम लगा लेती, गहलोत सरकार के मंत्री नेता संरक्षण नहीं देते, तो हो सकता है 3 साल पहले ही पेपर लीक पे आप रोक लगा चुके होते। लेकिन अफसोस ये आप कर नहीं पाए। आपने विधायकों को, मंत्रियों को क्या कर सकती है, छोड़ दिया, कटारा की जांच नहीं करवा पा रहे। आपका भी शुक्रिया है कि जैन साहब और प्रतीक जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फर्स्ट इंडिया बेरोजगारों के साथ हमेशा खड़ा रहा है, उनकी आवाज को बुलंद करता रहा है, और अब जब एक कानून आ रहा है उम्र कैद का, तो फर्स्ट इंडिया भी सरकार से अपील करता है कि दो चीजों को इसमें कम से कम इन्वॉल्व किया जाए। एक, पेपर लीक के मामले में जो भी आरोपी हो उनकी संपत्ति को अटैच किया जाए जब तक कि वो निर्दोष साबित ना हो जाए, और अगर उन पर गुनाह साबित होता है तो उस संपत्ति को कुर्क किया जाए। और दूसरा, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए और एक समय निर्धारण के साथ उस मामले पर फैसला सुनाया जाए, ताकि बेरोजगारों को लगे कि जिन्होंने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है वो मिनिमम वक्त में मैक्सिमम सजा के साथ सलाखों में पहुंच गए हैं, लॉकअप तक पहुंच गए। नमस्कार।